क्या वाक़ई ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बन गया हुआ है या अभी जो है प्रोसेसिंग के अंदर ही है काम? 60 बहुत बड़ी माइलस्टोन है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इसमें बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान के पास इतनी मिलिट्री काबिलियत ज़रूर है कि उसको एक न्यू फाउंड रियलिज्म आ गई है कि इसराइल तक भी मैं पहुंच सकता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद कर सकता हूँ और पूरे खत्ते में जंग फैला भी सकता हूँ कामयाबी से। तो वो फैला चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका सुपर पावर बना फिर रहा था। खुद ही जो है वो अपने आप को जो है उन्होंने बिल्कुल ही जंग के लिए जो मैं समझता हूँ कि गिरा ही दिया अपने आप को। अमेरिका रजीम चेंज नहीं करा सका, स्ट्रेट अवे जो उसने कहा था। अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर सका। अमेरिका उनकी लिटरल सेंस में नेवी नहीं तबाह कर सका। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अगर नेवी तबाह हो जाती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसने बंद किया हुआ है? देखिए, ये S-400 का मतलब 400 मतलब 400 किलोमीटर से नजदीक नहीं आने देता किसी टारगेट। मिसाइल तो तब फायर होगा जब रेडार देखेगा, तो देखेगा नहीं तो वो तो डमी है। ऐसा ही है। तो हमने मिसाइल को हिट नहीं किया था, हमने रेडार को, चीज बोर्ड उसको कहते हैं, उसको हिट किया था। इंडिया बार-बार जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमने तो बावल हमला किया, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। सिंदूर 2 मैं उस वक्त तो मजाक में कहता था, मैंने कहा था हिंदुस्तान 2 सिंदूर 2 जारी रख सकता है, लेकिन बॉलीवुड में। हमारी जो एयरफोर्स इस वक्त है 192 मुल्कों में से एक वाहिद एयरफोर्स है जो अपना फाइटर जहाज बनाती है। मैं एक रियल चीज देख के आया हूँ। मैं अपने एज अ फाइटर पायलट एक्सपीरियंस से बता सकता था कि इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं है। इस बात में कितनी हकीकत है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हो रही थी, जो एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम है, वो आप कनेक्टेड थे उनके साथ? उस वक्त तो जंग नहीं लड़ सके अपने टेन्योर के दौरान, तो अभी मीडिया पे बैठ के थोड़ी सी अपनी कंट्रीब्यूशन हिस्सा डाल देते हैं। क्या बात! तो मैंने एक वॉइस ओवर में ये कहा था कि इस एयरफोर्स के साथ इंडियन को चाहिए इस वक्त इंगेज ना करें। मैंने ये कहा था कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको एयरफोर्स सरप्राइज देगी। और जिस एयरफोर्स चीफ को आप बड़ा डुसाइल और हम्बल सा समझते हैं, ये बड़ा अग्रेसिव आदमी है। 192 मुल्क हैं दुनिया में, कोई एयरफोर्स नहीं बनाती। 12 के करीब मुल्क हैं तो दुनिया में फाइटर जहाज अपना बनाते हैं, लेकिन अपने का मतलब प्राइवेट कंपनी है। राफेल दुनिया का मशहूर 13 जहाज बनाता था आज से 3 साल पहले तक साल। फिर वो 18 पे लेके गए पिछले साल, और अब कह रहे हैं कि अगले साल वो 24 पे लेके जाएंगे राफेल। तो राफेल जैसी कंपनी, फ्रांस की सीजन टेस्टेड है पूरी दुनिया की वो कंपनी, वो भी 20-22 जहाज अभी भी 18 बना रही है। तो उसके मुकाबले में हम ऑलमोस्ट सेम जहाज। आपने एयरफोर्स ज्वाइन क्यों की? अस्सलाम वालेकुम जी, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने अक्सर इनको देखा होगा और इसके साथ साथ जनाब एक्स एयर कमांडो हैं, हमारे पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, इंडिया के चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, टीचर भी हैं और मल्टीटास्कर हैं। मेरी मुराद है जनाब खालिद चिश्ती साहब से। तो चलते हैं बिला तखीर चिश्ती साहब की जानिब और इनसे पूछेंगे हम मौजूदा सूरत हाल जंग की और आगे क्या आउटकम्स निकल सकती हैं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच उमैर, बहुत शुक्रिया खालिद आपने साहब, बुलाया। बहुत शुक्रिया अपने इतने क्रूशल टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर। खालिद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या वाकई ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बन गया हुआ है या अभी जो है प्रोसेसिंग के अंदर ही है काम? सिंपल, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इनरिचमेंट 60% क्या चीज़ है। समझें, यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है ये आपको एक साइकिल में करनी पड़ती है। आप विजुलाइज कर लें कि सिंपल सिंपल एक मशीन के अंदर डालना होता है। जितनी आप रोटेशन देते हैं ये प्योर होती जाती है। तो 3-3.5% तो पीस मकसद के लिए होती है, अमन के लिए इस्तेमाल होती है। जब याद है 2018 में इन्होंने रिवोक कर दिया मुआहदा जो 2015 में JCPO किया था, इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि जनाब हम इंस्पेक्शन भी कराएंगे, बिल्कुल। हम इस परसेंटेज के नीचे रखेंगे सिविलियन यूज़ के लिए। फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके उसको फेंक दिया कि जी हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। आई थिंक वो रिटेलिएशन के तौर पे ईरान ने उसके बाद एस्केलेशन शुरू की 60%। जब कोई भी मुल्क 60% पे पहुंच जाता है तो 90 होता है यूरेनियम वेपन ग्रेड। तो 90 पहुंचने में देर नहीं लगती। अब डिपेंड करता है कि ये कितना और टाइम लेंगे करने में। अमेरिकी सदर जो कहते हैं कि जी पहुंचने वाले थे। 60 बहुत बड़ी माइलस्टोन है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इसमें बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। डिपेंड करता है कि वो आयतुल्ला खामनाई जो थे वो कहते थे, उनका फतवा था हमारे मतलब कि जी नहीं बनाएंगे। लेकिन अब एथिक्स और मोरालिटी की तो जंग हो ही नहीं रही। ऐसा ही है। अब तो माइट इज़ राइट हो रहा है। तो बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत करीब हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनके मैकेनिज्म कितना सर्वाइव किया है। सर, एबिलिटी की बात करें तो हमने देखा कि ईरान ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया पूरी दुनिया को। जो बबल एक बना हुआ था कि वेनेज़ुएला की तरह इसके ऊपर भी कब्ज़ा हो जाएगा, ईरान ने बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद सरप्राइज़ेज़ ईरान के पास मौजूद हैं? देखिए, ईरान ने तो, मैं पहले दिन से कहता था जब जंग शुरू हुई थी फर्स्ट डे पर, आज भी मैं कायम हूँ कि अमेरिका ने वॉर ट्रॉफी दिखानी है अपने लोगों को। अमेरिका ने जीत के दिखाना है। लेकिन ईरानियों ने, हमने देखा कि ईरानियों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ सर्वाइव करना। तो उन्होंने सर्वाइव किया। उन्होंने सस्टेन करना था, बर्दाश्त करना था, सारे हमलों को उन्होंने किया।
उन्होंने एक रजीम, अपनी हुकूमत नहीं गिरने देनी थी, एक यूनिटी बरकरार रखी, उन्होंने की है। तो आई थिंक दोनों के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। सरप्राइजेज अभी ना भी हों, लेकिन ईरान के पास इतनी मिलिट्री काबिलियत ज़रूर है कि उसको एक न्यू फाउंड रियलिज्म आ गई है कि इसराइल तक भी मैं पहुंच सकता हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बंद कर सकता हूँ और पूरे खत्ते में जंग फैला भी सकता हूँ कामयाबी से। तो वो फैला चुका है। तो इस बिल्कुल। वक्त अमेरिका की ज़्यादा इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो जाए। खालिद साहब, प्रायोरिटीज़ की बात करें तो आप क्या समझते हैं, अगर किसी एंड के ऊपर पाकिस्तान को अमेरिका इसराइल, ज़ाहिर है अमेरिका इसराइल एक ही है, या ईरान, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ जाए मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से, तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हों? मेरा ख्याल चॉइस करनी नहीं चाहिए हमें। वी शुड बी प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक। हमारा ये नहीं होना चाहिए आपकी साथ दोस्ती दूसरे से दुश्मनी की बनने, या उससे दोस्ती का मतलब आपसे दुश्मनी है। बिल्कुल ठीक। दुनिया ऐसे चलती नहीं है और हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी दूसरे मुल्कों ने हमारे लिए नहीं किया। हाँ जी, असल बात आप ये है। ग्लोबली देख लें, किसी मुल्क ने हमारे साथ ये नहीं किया कि क्योंकि आप दोस्त हैं। इंडिया के साथ भी दोस्ती रखी है, मुल्कों ने हमारे साथ भी रखी है और हमने कभी इतराज़ नहीं किया। अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं जो उनके साथ भी रखते हैं, हमारे साथ भी रखते हैं। तो आई थिंक चूज़ और नो चूज़ वाला बीच में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, सुपर पावर की भी आपने बात की, तो पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका जो सुपर पावर बना फिर रहा था, सर खुद ही जो है वो अपने आप को जो है उन्होंने बिल्कुल ही जंग के लिए, जो मैं समझता हूँ कि गिरा ही दिया अपने आप को। हर बंदे से जो है वो उसने ने अपने मामलात ख़राब कर लिए। तो क्या मज़ीद आप आगे ये समझते हैं कि जो हालात हो गए हैं, अभी रिसेंटली ट्रंप पे हमला भी हुआ आपने देखा, तो मुश्किल है ट्रंप के लिए अब चलना? ये तो नहीं मैं कह सकता कि इम्पीचमेंट हो जाएगी या उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक डेमोक्रेट को खुद भी अपना बड़ा जोम है और ज़ाहिर है उन्हें अगला इलेक्शन भी लड़ना है। इम्पीचमेंट बहुत ख़तरनाक होती है, एक पार्टी के लिए भी डैमेजिंग होती है। इंडिविजुअल बिल्कुल, तो चला जाता है घर, ऐसा ही है। लेकिन पार्टी में सर्वाइव करना ना। अभी भी पार्टी डेमोक्रेटिक इनको कह रहे हैं कि जनाब आप कुछ ऐसा ना करें कि हमारे लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि कॉज और वॉर जस्टिफाइड ना हुई तो लोगों ने पूछना है। हुँ, इतने मुजाहरे हो रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बड़ी ख़िलाफ़ हो रही है, जो दरमियान में लोग खड़े थे वो अगेंस्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जंग की वजह से। तो आई थिंक उनको रियलाइज़ ये करना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कर भी जाएँ अगर टेन्योर अपना, वो चाहते हैं, उनको शौक भी है, खुद पसंद आदमी है, उनको शौक है कि लेगेसी मैं छोड़ के जाऊँ। तो लेगेसी ये तो नहीं याद रखी जाएगी ना, उनको कोई पॉजिटिव करके जाना बिल्कुल। पड़ेगा। खालिद साहब, ये बताइएगा कि इस तमाम जंग की सूरत-ए-हाल के अंदर असल जो है वो वॉर जीती किसने है, या कौन जीतता नज़र आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो अचीव करेगा, डे वन से मिलिट्री और अभी ऑब्जेक्टिव तक है। आपके ख़्याल से जो है। अमेरिका नहीं कर सका। ईरान बिल्कुल, का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो एक था, मैंने पहले भी अर्ज़ किया और मैं थ्रू आउट बोल रहा हूँ कि सर्वाइव करना था और सस्टेन करना था। ज़बरदस्त। उसकी हुकूमत चेंज नहीं हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर उसका कंट्रोल है। तेल वो 4% कंट्रोल कर रहा था पहले, जो अपना भेजता था सिर्फ हाँ जी, 1.38 बिलियन भेजता था। जंग के दौरान उसने ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन भेजना शुरू कर दिया, उससे पैसे कमाने शुरू कर दिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पहले वो ऑयल 4% कंट्रोल करता था दुनिया का, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की शक्ल में 20% कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो ईरान की फेवर में गए। अमेरिका रजीम चेंज नहीं करा सका, स्ट्रेट अवे जो उसने कहा था। अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर सका। अमेरिका उनकी लिटरल सेंस में नेवी नहीं तबाह कर सका। अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़, अगर नेवी तबाह हो जाती तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ किसने बंद किया हुआ है? बिल्कुल ठीक। तो वो देखें। तो आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ईरान अपने ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। बिल्कुल ठीक। सर, S-400 बहुत ही मशहूर और अपनी पूरी दुनिया में धाक बिठाने वाला सिस्टम, पाकिस्तान ने इसको कैसे तबाह किया? ये आप और मेरे से ज़्यादा तो इंडियन परेशान है तो उनको मैं लास्ट टाइम भी, आप शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था और अक्सर प्रोग्राम में कहा था, उनको परेशान रहने दे। बहुत ही डेंजरस मिशन था। मेरा ख्याल है जो जितने मैंने मिशन देखे, डिटेल्स जानी, बाद में भी जाके एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशंस में या बाद में तफसीलात मिली मुझे, सबसे मेरा ख्याल है सुइसाइडल डेंजरस वन वे टाइप मिशन था। क्योंकि मैं अक्सर आपके व्यूअर्स को बताता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ तो मैं आपके व्यूअर्स माजरत चाहता हूँ। देखिए ये S-400 का मतलब 400 मतलब 400 किलोमीटर से नज़दीक नहीं आने देता किसी टारगेट को। 600 किलोमीटर पे ये लॉक करता है, 600 किलोमीटर पे 200 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली। 35 को ट्रैक करता है, 400 पे ये फायर करना शुरू कर देता है। यानी 400 किलोमीटर इज़ द थ्रेशोल्ड। इसके पास 32 मुख्तलिफ वेपन्स हैं, मुख्तलिफ ट्यूब्स में। ठीक है। वो कंप्यूटर डिसाइड करता है कि ये जो आने वाली थ्रेट है, मोस्ट सूटेबल वेपन कौन सा है, लीथल, जो फास्टेस्ट पहुंचेगा। इमेजिन करें जिस जहाज़ जो आ रहा होता है इस टारगेट की तरफ या वैसे जा रहा होता है जिसको इसने मारना होता है, वो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से तकरीबन उड़ रहा होता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट। ये जाता है तकरीबन 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है। 17 टाइम ज़्यादा जाता है। तो सुइसाइडल ना हुआ कि हमलावर जहाज़ जो है 1000 किलोमीटर पे और ये 17,000 किलोमीटर पे जाकर इंटरसेप्ट करता है।
तो ये सबसे डेयरिंग मिशन था मेरा ख्याल है पाक फ़ज़ाई ने, और सबसे ज़्यादा मिथ भी यही तोड़ी। 2 बेसिस पर, भुज पर और आदमपुर पर, दोनों पर हमने हमले किए, और आदमपुर पर बल्कि 2 दफ़ा किया, टू मेक श्योर, बिकॉज़ वो नॉर्थ में सेंटर में है, जी, जी। लाहौर एरिया साहिवाल के ऑपोज़िट है। तो इस एरिया में हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह, तो वो इतना आपने देखा मोरल उनका लो हुआ, आँखें ब्लाइंड हो गई। और हमने बाय द वे, लोग मिसाइल की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये मिसाइल खड़ा है। मिसाइल तो तब फायर होगा जब रडार देखेगा, तो देखेगा नहीं तो वो तो डमी है। ऐसा ही है। तो हमने मिसाइल को हिट नहीं किया था, हमने रेडार को, चीज़ बोर्ड उसको कहते हैं, उसको हिट किया था। उन दोनों को हिट करने के बाद इंडिया को समझ आई कि कितना एक्सपोज हो गया उनका एयर डिफेंस वेपन, और उसके बाद सारी जंग बंद हुई। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, पाक फ़िज़ाइया की इत्तेमाद, इतना ज़्यादा पुरइत्तेमाद होने की असल वजह क्या है सर? देखिए, नंबर 1 हमारी कॉज। हमें पता है कि हम जिस जज्बे के तहत, हमारे पीछे हमारा क्या जज्बा है, हमारा ईमान तो है ही है, हमारा सर्वाइवल, हमारे पास चॉइस नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये हमारा एज जो हमने रखा है पूरी जंग में, हम टेक्नोलॉजिकली अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से कहीं आगे थे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़म हुआ इंडिया में खुद के, वो एयरफोर्स और वो फोर्सेस क्यों सो रही थी जब ये पाकिस्तान जाग रहा था। और ये आज का नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कायदे आज़म 13 अप्रैल 1948 को बीमारी के बावजूद रिसालपुर अकेडमी तशरीफ़ ले गए थे। वो स्कूल होता था उस ज़माने में, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल। उसको अपग्रेड किया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था कि एयर पावर का रोल क्या है। 75 साल पहले की बातें करो, 80 साल पहले। ऐसे विजनरी लीडर थे कायदे आज़म में। और उधर उन्होंने रिसालपुर में कहा था कि खुद इन्हिसारी वाहिद है जिस पर अमल करते हुए पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान के शान निशान हो सकती है। हुक्म था। और फिर कहा था कि ऐसी एयरफोर्स तैयार करो जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। ये हुक्म था। पीएफ इट शुड बी सेकंड टू नन, ये हुक्म था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल दरामद किया फाउंडर पाकिस्तान के हुक्म के ऐन मुताबिक। आज आप देखिए, तो इन 4 चीज़ों का हमें जो एडवांटेज है वो शायद अभी इंडिया प्लग नहीं कर सकेगा, गैप नियर फ्यूचर में नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। सर, इंडिया बार-बार जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करता है। पहले से सबक नहीं ले सके शायद। तो आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर इसी कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के दरमियान ही कोई हमले का ये प्लान कर सकते हैं, या इनकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, हमला करना एक और चीज़ होती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना दूसरी चीज़ होती बिल्कुल ठीक। है। ठीक है। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आप जसामत में मेरे से कहीं अच्छे हैं, वेल बिल्ट हैं। मैं आपको मुक्का मारने से पहले फिर सोचूंगा ना कि फिर उमैर साहब ने मेरे साथ क्या करना है। ठीक। बिल्कुल तो ठीक। मुक्का मारना कोई मसला नहीं है, आप मारे। उन्होंने पहले भी मई में किया था, करके देखा। आपने देखना होता है कि रिटेलिएशन जब पाकिस्तान करेगा वो आप में है, ले सकेंगे। टेक होम होता है एंड रिजल्ट, कंक्लूजन कि आपने क्या करना है, आपने किया। उन्होंने तो हमें मारा था ना, भावलपुर में हमला किया, मुरीद की हमला किया, जी, स्ट्राइक्स जी। की थी। जी, जी। फिर बर्दाश्त भी करना होता है आपने। जिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमने तो भावलपुर हमला किया, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया, तो आपने नहीं, किसी एडवाइजर ने आपको बताया था कि पाकिस्तान जैसी सॉवरेन मुल्क को हमला करेंगे जिसकी कॉम्बैट रेडी एयरफोर्स है, जिसने 85 के मुकाबले में 5 मिनट में 42 जहाज रात को 12:30 बजे हवा में भेज दिए थे। तो कैसे आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? तो सिंदूर 2 मैं उस वक्त तो मजाक में कहता था। मैंने कहा था हिंदुस्तान 2 सिंदूर 2 जारी रख सकता है, लेकिन बॉलीवुड में। बिल्कुल ठीक। उसमें उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है, वो 4 भी बॉलीवुड जितनी मर्जी बना सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन फिजिकली आएंगे जब, हॉलीवुड के अलावा आएंगे, तो फिर इससे शायद ज़्यादा सख्त सबक मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, पाक फ़िज़ाइया ने चंद ही घंटों में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। आप क्या समझते हैं कि इस जंग के बाद पाकिस्तान फ़िज़ाइया को और पाकिस्तान की एविनेशन और दूसरे मामलात को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है? वो चाहे जहाज़ों की ऑर्डर की सूरत के अंदर हो या ट्रेनिंग की सूरत के अंदर हो, कितना ज़्यादा एडवांटेज मिला इस ऑपरेशन के बाद? उमैर देखें, पाक फ़िज़ाइया जो प्रेजेंट सरबराह हैं, तमाम एयरफोर्स चीफ्स काम करते हैं, सबको क्रेडिट जाता है, एयर मार्शल असर खान से लेकर आए तक। प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ बड़ा कॉन्शियसली इन्होंने किया था कि पाक फ़िज़ाइया को नंबर वाइज हम नहीं मुकाबला कर सकेंगे। इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एज किया, और कौन से ज़माने में किया? जब इन्होंने टेक ओवर किया मार्च 2021 में, कोरोना ख़त्म हो रहा था। ठीक है। ये ज़रा जहन में रखें एनवायरनमेंट। कोरोना ख़त्म हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो गई, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, हुकूमत चेंज हुई। ज़ाहिर है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट करने का हो गया। आपको याद है IMF बेल आउट पैकेज, जी, लफ्ज़ था जी, जी। बेल आउट करना, बेल आउट। लफ्ज़ ये वो था। ऐसा ही है। उस ज़माने में हम J10C इंडक्ट करते हैं।
पाक फ़ज़ाई के सरबराह ने कोई हुकूमत से खर्चा नहीं लिया, अपने मैनेजमेंट रिसोर्सेज, JF-17 थंडर, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, इस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिससे बिजनेस कमाना शुरू किया, खुद अदारा खुद एक्सपोर्ट करना कफील शुरू हो किया, गया ना। खुद कफील हो गया। बिल्कुल। बल्कि इस तरह की मिलिट्री परचेजेस के अंदर डिपेंडेंसी कम कर दी उसने, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हुकूमत को, क्योंकि गरीब आवाम का पैसा ना। तो पर्टिकुलरली एयरफोर्स चीफ चाहते थे कि मैं इन हालात में एयरफोर्स भी मजबूत बनानी है। आप कौम को ये तो नहीं बता सकते कि मेरे पास बजट नहीं था और हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, हम तो बेल आउट पैकेज पे थे, तो मैं एयरफोर्स कैसे मजबूत करता। तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन ये लगाते हुए मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल, J-10C, 19 नई इंडक्शन है, मैं बताता जाऊँगा आपको, नई इंडक्शन की पिछले 4 साल में। अब भी दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सब कुछ इस हिसाब से किया गया था कि पाक फ़ज़ाइया को हमने, जैसे मैंने कहा, आउट नंबर नहीं कर सकते थे, आउट स्मार्ट हमने करना था। हम इस पे लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, दूसरा, अभी भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं कई शेयर नहीं कर सकता कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। आप आम लोग ये सोचते होंगे कि मई में जंग बंद हुई, हम जीत गए, हम खुशी मना रहे हैं। एक दिन भी पाक फ़ज़ाइया के वही टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, पायलट्स रिलैक्स नहीं हुए। मैं मिला बाद में भी, तो वो अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने जो जो टेक्निक आज लगा दी है, हमने एक नए सरप्राइजेस तैयार करने हैं। तो अभी भी जितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स एक हमारी बन गई है, साइबर कमांड अपग्रेड हुई है हमारी, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, हम लोकल सब कुछ अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मैं ट्रैक कर रहा था कि 1 महीना पहले मैंने डाटा निकलवाया था, तो पाक फ़ज़ाई के सरबराह से 15 मुल्कों के एयरफोर्स चीफ आके मिले थे। 15 एयरफोर्स के चीफ आके मिल रहे हैं। क्यों मिल रहा है कोई? वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ड्रोन्स हमें बताएं कैसे, J-10C ने क्या किया, ट्रेनिंग दें हमारे पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस को। हमारी वैल्यू, और JF-17 थंडर तो है ही है कि इतने मुल्क दिलचस्पी रखते हैं। तो हमारी जो एयरफोर्स इस वक्त है, 192 मुल्कों में से एक वाहिद एयरफोर्स है जो अपना फाइटर जहाज़ बनाती है। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान ने में जो बनाया था, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था, जो नहीं चल रहा, फ्लॉप हो गया। पिछले 40 सालों जी में जी। 40 जहाज़ बने, हमने 30 सालों में 200 जहाज़ बना लिए हैं और एक्सपोर्ट भी करने पे आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मुल्क दे चुके हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो आई थिंक इंडिजिनाइजेशन जो थी ना, जो कायदे के हुक्म के मुताबिक कि खुद इन्हिसारी करें, मुल्कों पर डिपेंडेंट ना करें, वो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। सर F-16 के भी आपने बात की, F-16 जो है वो पाकिस्तान के पास कितने हैं, तादाद उसकी एक तो बताएं, और हमने इंडिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 82-83 में लिए थे, वो 40 जहाज़ लिए थे। ठीक है। बाद में कुछ रिप्लेनिश हुए, अपग्रेडेड वर्जन भी हमें मिली। इस वक्त है तकरीबन हमारे पास 75 F-16 के करीब, ठीक है। 75 के करीब F-16। पहली बात, F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है, जिसके पास 150 से ज़्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल, आपको याद होगा, नहीं आया था, अभिनंदन का वाक़या होता, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था, जो हमारे जहाज़ों को मार सकता। F-16 जो पाक फ़ज़ाइया के पास हैं, वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है, जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है, तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। जाहिर है। तो F-16 हवा में थे, बड़ा पोर्टेंट रोल कॉम्बैट भी है, लेजेंडरी जहाज़ भी है, सीजन पायलट्स भी हमारे 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए हुए माशाल्लाह। तो बैटल टेस्टेड जहाज़ है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। इसने सेकंड टियर में बहुत एरिया को कवर किया हुआ था, प्रोटेक्शन की हुई थी। लेकिन फिर फ्रंट पे J-10C इसलिए भेजे गए थे कि उनके पास मिसाइल रेंज भी ज़्यादा थी, उनके रेडार की रेंज भी ज़्यादा थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल ठीक। सर ये बताएं कि आपने एयरफोर्स ज्वाइन क्यों की। क्या बैक एंड पे क्या आपके ज़हन में था, कोई बचपन का कोई टारगेट था, या फादर ने आपके जो है वो आपको कहा कि नहीं ये ज्वाइन करनी है, क्या चक्कर है, किस तरह नहीं से। नहीं, फादर तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अच्छा। प्योर सिविलियन। मेरे दूर दराज रिश्तेदारों में कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं था, यूनिफॉर्म का पता ही नहीं था। तो मेरा ISSB जब मेरा आया, तो उन द लाइटर नोट मैंने वाले साहब से पूछा कि क्या होता है, उन्होंने कहा बेटा मुझे क्या पता क्या होता है। तो ये हालात हुआ। ये था कि 1971 में मैं छोटा सा बच्चा था, तो 71 की जंग में मुल्तान, मेरे फादर एक टेक्सटाइल मिल मैनेजर थे। मैं स्कूल में था और स्कूल बहुत बड़ा था, प्लेग्राउंड था, हम प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, ब्रेक टाइम था शायद। तो हमें एक बहुत नीचे लो लेवल जहाज़ गुजरने की आवाज़ आई और हम बच्चे मुल्तान एक्साइटेड, में। मुल्तान में,
और बहुत ही लो था, यानी हार्डली दरख्तों से ज़रा सा ऊपर, इतने ज़ोर के गुजरा तो हमने छलांगे मारी। जंग का पता था हो रही है, लेकिन हमने कहा कि कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स था। जहाज़ हमें कुछ सलामी देने या गुजरने आया, नीचे से गुजरने आया। तो जो ही वो जहाज़ देखा, हमारे पीटी मास्टर साहब जो थे ना फिज़िकल ट्रेनिंग के, वो एक्स आर्मी के थे। उन्होंने हमें अंदर कहा, अंदर जाओ, स्टिक पकड़ के हमें धकेला अंदर के, अंदर जाओ कमरों में। तो हम बड़े गुस्से में, मतलब बच्चे, कि ये क्या बात है, ऊपर जहाज़ करतब कर रहा है तो हमें कह रहे हैं अंदर जाओ। तो मैंने उन्हें अंदर तो धकेल दिया। हमने खाकी सी यूनिफॉर्म पहनी थी, स्कूल की इस तरह की थी। तो हमें नहीं पता लगा। थोड़ी देर बाद एक और जहाज़ों की आवाज़ आई, हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। तो बाद में पता लगा कि जो पहला जहाज़ आया था जिसमें हमें अंदर धकेला, वो इंडिया का जहाज़ था। अच्छा। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने पहचान लिया शायद फ्लैग से, वो इतना लो था। तो वो जब टर्न करके गया तो उसके पीछे बाद में जो आवाज़ें आई वो पाक फ़िज़ाई के जहाज़ से। बाद में हमें पता लगा कि उस इंडियन जहाज़ ने कामयाबी से मुल्तान के करीब एक ऑयल डिपोज़ थे कुछ, वहाँ पे बमबारी की, कई दिन आग लगी रही वहाँ पे। टर्न किया तो बाद में पता लगा कि पाक फ़िज़ाई के जहाज़ों ने आके इंटरसेप्ट किया था। हम्म। तो एज़ अ बच्चा मैं समझता था कि जब हमें बताया गया कि ये इंडिया का जहाज़ था, तो दिल में गुस्सा आया कि ये यहाँ तक कैसे आ गया। उस बाद में जोग्राफिया समझ आया ना कि मुल्तान तो काफ़ी दूर है। जी जी। तो गुस्सा आया, तो मैंने कहा अगर कोई काम कर रहे हैं तो यही करना है कि इसको पकड़ना है, इसको। तो वो बिल्ट इन हो गया बचपन से लेके, बड़े होते गए तो और पक्का होता गया। फिर एक दफ़ा मैंने कोई स्पीच कंपटीशन जीता, उसमें मुझे एक ब्रिगेडियर साहब होते थे उस कॉलोनी में, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी का, उन्होंने मुझे इनाम दिया। मुझे आज भी याद है, वो फिरोज की एक किताब थी, उसका नाम था, उर्दू में थी, परफ शाह मुजाहिद, हम्म। मतलब परों वाले मुजाहिद, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में। तो वो सारी एयरफोर्स पे थी। उसमें एम आलम, सरफराज रफ़ीकी, उनकी स्टोरीज थी। तो फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आपके सामने बैठे माशाल्लाह। हैं। सर, मौजूदा एयर चीफ जो हैं, उनका क्या किरदार है? क्योंकि आप पर्सनली उनके साथ राब्ते में रहते हैं। तो ज़हीर साहब के साथ आप क्या समझते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर उनका क्या किरदार था? देखिए, लीडर पे बहुत डिपेंडेंट होता है, और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया, आपने देखा कि या कोई भी फ़िज़ाइया, वो टेक्नोलॉजी इंटेंस इदारा होता है। बिल्कुल। यानी आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, नो हाउ चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत फंडिंग चाहिए होती है। तो आई थिंक इनको मैं ये क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने सही मानों में भांप लिया कि आने वाली जंगें जो हैं वो किस तरह लड़ी जाएंगी। एयर पावर के बगैर नहीं लड़ी जाएंगी, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। तो इनको मैं ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा दूंगा कि इन्होंने पाक फ़िज़ाइया को, जो हम सुनते आ रहे थे जब मैंने सर्विस की और बाद में आने जब से पाकिस्तान में, हम कहते थे ये पाक फ़िज़ाइया डिफेंसिव ऑफेंसिव फोर्स है। दैट मीन्स ये डिफेंसिव है और सिलेक्टिवली ऑफेंस करती है, हम बेसिकली डिफेंड करने के लिए। अब वो पाक फ़िज़ाइया नहीं है, अब ये पाक फ़िज़ाइया डिस्ट्रप्टिव है। यानी ये ऑपरेशंस के आपके पेनिट्रेट करेगी, ऑफेंस करेगी, फिर आपकी स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करेगी अपने लिए, फिर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी। इनेबलिंग एनवायरनमेंट ये होता है कि आप पूरे का पूरे अपने हक में बदल लें ओपिनियन। ज़रा विजुलाइज करें 6 और 7 तारीख को, अगर उस ज़माने में, अगर खुदा ना खास्ता लैंड फोर्सेस और नेवल फोर्स की ऑल आउट जंग शुरू हो जाती, तो आप वो जो 8 जहाज़ मारे हुए थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी और नेवी का क्या मोरल होता वर्सेस पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी का क्या मोरल। ये है पाक फ़िज़ाइया का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, आपके माइंड सेट में ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव इतनी वाइब देना कि आपको एहसास हो जाए कि हम हावी हैं। तो बिल्कुल। माइंड सेट से जंगें लड़ी जाती हैं, विल टू फाइट असल लड़ती है। आपकी वेपन अपनी जगह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन पर भी आपको काम करना पड़ता है, बट आपको विल टू फाइट करनी पड़ती है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को ये जाता है कि इन्होंने इंटीग्रेटेड पूरा कमांड को, वेपन्स को, मिसाइल्स को, सेंसर्स को, साइबर एड कमांड को, ड्रोन्स, अनमैन्ड सैटेलाइट पिक्चर जो आ रही है, सबको ऑर्केस्ट्रेट कर दिया। ऑर्केस्ट्रेशन म्यूजिक वाला लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा इनको जेल करेंगे एक टारगेट के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, उतनी ज़्यादा कामयाबी। बिल्कुल। डोमेन बहुत सारे हैं, सैटेलाइट है, एयर स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं, फाइटर जहाज़ हैं, ज़मीन पर मिसाइल्स हैं, ज़मीन पर साइबर कमांड है। इनको सिर्फ बना लेना नहीं होता, बाय द हाँ वे। जी। और ये आप ज़रा विजुलाइज करें कि ऑलमोस्ट इनके कमांड के 30 साढ़े 3 साल बाद ये जंग हो गई। ये रातों रात नहीं होते काम, कई दिहाइयाँ गुजर जाती हैं कि जब आप इस तरह का अपग्रेड भी करते हैं, फिर उनको मॉडर्नाइज करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इंटीग्रेट करके लड़वाना, ये असल कमाल है कि, और फिर विजुलाइज कर लेना कि नेचर ऑफ वॉर्स क्या होनी है। अब हमारी पाक फ़िज़ाइया, मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि डिफेंसिव नहीं है। मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में हम ऑफेंस इक्वल प्रोहिबिटिव आपको कॉस्ट करेंगे, दुश्मन को कॉज करेंगे, जितना अगर वो समझेगा कि हमारे अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक। डायनामिक वे ऑफ फाइटिंग बदल गई अभी आने से। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हो रही थी, जो एयर फोर्स के ऑपरेशन रूम है, वो आप कनेक्टेड थे उनके साथ?
ये क्या वाक़ई हकीकत है कि आप कनेक्टेड थे और आपने जो है वो इसके अंदर पूरा अपना किरदार अदा किया? नहीं, मैं कोई जंग नहीं लड़ रहा था। मैं कनेक्टेड मैं इस सेंस में लाइक मेरे लिए एज़ाज़ था कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी ऑपरेशन ज़ूम से सबसे पहले जब जहाज़ तबाह हुए थे ठीक है। हिंदुस्तान के, और मुझ पे ट्रस्ट किया गया था कि मैं मीडिया से शेयर कर सकता हूँ। तो मैं ऑलरेडी एक चैनल पे बैठा हुआ था, तो जब मुझे ये सारी अपडेट मिली, कंफर्म हुआ जब वहाँ से कि ये हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, क्योंकि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी, ज़ाहिर। एक खुशकिस्मती अपनी मैं समझता हूँ कि मुझ पर एतमाद किया गया कि मैं मीडिया को बता सकता हूँ। फिर मुझे क्लियरेंस दी गई थी कि आप मीडिया को बता दें, और फिर ऑब्वियसली फिर सुबह तक 1:30 बजे से लेके सुबह तक तो मैं नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट, मुझे याद है कुछ 40 घंटे फिर नहीं सोया था, बिकॉज़ हर चैनल इंटरेस्टेड और था वो कि बताएं। वैसे भी आपके अंदर जो इनर फीलिंग होगी वो भी वो तो ज़ाहिर है, मैंने कहा कि उस वक़्त तो जंग नहीं लड़ सके अपने टेन्योर के दौरान, तो अभी मीडिया पे बैठ के थोड़ी-सी अपनी कंट्रीब्यूशन हिस्सा डाल देते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, मई 2025 के अंदर आपने इंडिया और इंडियन चैनल्स के ऊपर आगाह भी किया कि भाई ये काम ना करो, तुम्हें अपने मुँह की खानी पड़ेगी। आप समझते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए जो इम्पैक्ट रखा हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी, उसकी जो है वो काफ़ी कम होगी। तो ये टोटली एक डिफरेंट उनको मिला, उनको भी एक सरप्राइज़ मिला। तो उसके बाद किसी इंडियन चैनल ने आपको इनवाइट किया हो और आपने उनको ये याद दहानी कराई हो कि भाई नहीं, नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था? नहीं, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा था, हुँ, और हुँ। मैं आज भी कहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, क्योंकि आप हमने बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स को हराया है, बिल्कुल, कोई स्कूल की टीम को नहीं हराया ऐसा ही एक्चुअली। है। पहली बात तो ये। हाँ, जिस आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने वॉर्न किया था, मैंने 1 मई को एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 1 मई को 2025 को, जंग से सिर्फ 5 दिन पहले, और उसमें मैं कैमरे पे आने का टाइम भी नहीं था, मैंने सिर्फ वॉइस में रिकॉर्ड किया था और 5 मिनट की बनाई थी। और मैं क्योंकि 2-3 साल से पाक फ़िज़ाई के बेसिस पर जा रहा था, 1 महीना पहले मैंने J-10C के पायलट्स की एक वीडियो रिलीज़ की थी, JF-17 थंडर के पायलट्स को मिला था ऑपरेशनल बेसिस, एक इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज हुई थी पिछले साल, मैं उस पे इनवाइटेड था, मैंने पायलट्स के साथ बैठ के ब्रीफिंग सुनी थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाई की काबिलियत का पता था। ये उनकी मेहरबानी है कि उनके की और लीडरशिप की मेहरबानी, कि मुझ पे ट्रस्ट किया जाता है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ अपने शौक में, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ। तो मैंने वो तैयारियाँ 2-3 साल से, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रांसफ़ॉर्म हुई थी, वो मैं देख रहा था। अपने दौर से और अब जो अब मौजूदा दौर की, कंपैरेटिवली जो, बिल्कुल और ठीक। स्पेशली जो इन साल में हुई थी, तो जब मुझे लगा कि ये जंग आया जा रही है, पाक फ़िज़ाइया उस वक्त कंफर्म डिप्लॉय हो चुकी थी, स्कर्दू से लेके पसनी, गवादर, हर बेस पर पाक फ़िज़ाइया, ये उन्होंने कंफर्म किया। तो अब मैं तैयारी और पोस्टरिंग देख रहा था, पाक फ़िज़ाइया समंदरों में उड़ रही है, मैं रोज़ाना की थोड़ा सा जो मेरे कॉन्टैक्ट से, इस वक्त हमने इतनी एक्सरसाइज समंदर के अंदर जा की है, ये नॉर्दर्न पहाड़ों में हम कर रहे हैं। तो मैंने एक वॉइस ओवर में ये कहा था कि इस एयरफोर्स के साथ इंडियन को चाहिए इस वक्त इंगेज ना करें। मैंने ये कहा था कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको एयरफोर्स सरप्राइज़ देगी, और जिस एयरफोर्स चीफ को आप बड़ा डुसाइल और हम्बल सा समझते हैं, ये बड़ा अग्रेसिव आदमी है। मैंने इसी तरह कहा था कि ये आप इसको भी अंडर एस्टिमेट, ही लुक्स वेरी हम्बल, ही लुक्स वेरी डुसाइल, बड़े इंट्रोवर्ड है वो, अभी भी आज भी इंट्रो, आपने उनको किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं देखा। जंग ख़त्म हो तो साल हो गया, ऐसे ही है। कोई मीडिया इंटरव्यू उनका नहीं आया होगा। मेरे जैसे लोग आके एक पाक फ़िज़ाइया के बिहाफ़ पे, और बहुत सारे दोस्त ऐसे ही है। हमारे बिहाफ़ पे बात करते हैं, खुद मीडिया पे वो नहीं आएंगे। तो वो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, वो उनको अपना है कि मुझे एयरफोर्स ने टास्क दिया है। बल्कि मैं 1-2 दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर, मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ पे, वेडिंग्स पे, शादी पे, गोल्फ कोर्स में नहीं नज़र आता, क्योंकि मेरे पे इस कौम का कर्ज है, जो मेरा टेन्योर है। तो मैंने उसके अंदर एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। ही इज़ बिजी विद दैट। और अच्छी बात है कि अच्छी पाक बात है। फ़िज़ाइया बहुत स्ट्रांग हो रही है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ था, और बाद में भी मैं गया ऑपरेशंस रूम में वो वीडियोस देखने जो शूटिंग की थी, और ये वो और तो वो भी आपको एजाज़ हासिल है कि जो आपने लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर वो वीडियोस देख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या बात इसलिए यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं कोई दुश्मन को खौफज़दा वैसे नहीं कर रहा था, प्रोपेगेंडा के सेंस में नहीं कर रहा था। मैं एक रियल चीज़ देख के आया हूँ। मैं अपने एज़ अ फाइटर पायलट एक्सपीरियंस से बता सकता था कि इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी, आपको पता ही है, ज़ाहिर है। डॉक्यूमेंट्रीज़ डालता जी, रहता जी। हूँ अपने। तो वो मैं उधर डाल के, जब मैं इतने सालों से उनको इंडिया को भी स्टडी करता था, पाक फ़िज़ाइया को भी स्टडी करता था, तो मैंने एज़ पाकिस्तानी फाइटर पायलट नहीं कहा था, मैंने एज़ एनालिस्ट कहा था कि भाई ये टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इंडियन तैयारी नज़र नहीं आ रही थी मुझे, वो और वाली जो पाक पूरी फ़िज़ाइया दुनिया की। ने देखा भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, सऊदी अरब क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब डिफेंस के माहदे के अंदर आ गए, इससे पहले उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका को दिया। क्या आप ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान को भी वहाँ पर अपने पायलट्स और एयर बेस टाइप वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर भी बनाना पड़ेगी, और कितने लोग डिप्लॉय वहाँ पर करेंगे तो ये डिफेंस जो है वो कामयाब हो सकता है? अभी भी हमारा स्क्वाड है वहाँ पे। अभी ठीक जो है। सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की थी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे गए हुए हैं, एक हमारा फ्लीट गया हुआ ठीक है। है। एक बात देखिए, ये सऊदी अरब ने फैसला करना है।
हम तो थ्रस्ट नहीं करेंगे। ये दोस्त ममालिक ने देखना होता है कि उनका डिफेंस की कैपेबिलिटी क्या है, अमेरिका पर उनकी कितनी डिपेंडेंसी है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब डिफेंस का मुआहदा हुआ था उमैर, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि ये नहीं होता कि उधर से अमरीकी या कोई और जहाज़ खुदा ना खास्ता सपोर्ट में आएंगे, कौन किसकी आएगा। खुदा ना खास्ता इसराइल का एक जहाज़ आता है हमला करने का, तो ये नहीं होगा कि यहाँ से फाइटर जहाज़ जाएँ। होना ये है कि आपने पीस टाइम में डेवलप करनी है स्ट्रेंथ किसी, आपने जंग के दौरान या खुदा ना खास्ता हमले के दौरान नहीं करना होता। पीस टाइम में आपने एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। आपकी क्या चैलेंजेस हैं, हम पूरा करते हैं, हमारे क्या चैलेंजेस हैं, आप पूरा करें। यानी पीस टाइम में ग्रो करें। जो इंडिया को हमने रात को 6 और 7 का जवाब दिया था, हम भी यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास करा जा सकते थे, हमला ना करते वापसी पे, हम रिटेलिएट ना करते, हम ओआईसी का इजलास बुलाते अगले दिन। जी जी। क्योंकि हमने तैयारी की हुई थी पीस टाइम में, हमें पता था कि ये रेजोल्यूशन वगैरह होते रहेंगे, पहले एक ऐसी कॉस्ट इनको बताओ कि ये कितनी आपको कीमत देनी पड़ेगी। बिल्कुल वो ठीक। हुआ तो पीस टाइम में चाहिए सऊदी अरब को, जब ये सारा जंग बंद हो जाए, खासतौर पर ईरान ख़त्म हो जाए, कि वो रियलाइज़ करें कि वो पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और उनके क्या, जैसे फाइनेंशियल उनका बहुत स्ट्रांग ऑब्वियसली एक जी स्ट्रेंथ जी, है बहुत उनकी, स्ट्रांग। वो हमें करें, हम उनको स्किल, हम उनकी ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें वो तो म्यूचुअली बैठ के जी ज़ाहिर जी एयर जी। फोर्सेस फैसला करती है, लेकिन पीस टाइम में होना चाहिए। खालिद साहब ये बताइएगा कि JF-17 थंडर, आपने बोला बहुत ही ज़बरदस्त जहाज़ है, और कितने हैं पाकिस्तान के पास सर, और क्या पाकिस्तान इसमें भी खुद कफील है? पाकिस्तान के पास तकरीबन 200 के करीब है, अच्छा, 200 के करीब, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने अर्ज़ किया, हाँ, खुद कफ़ील रिलेटिव टर्म है, ठीक है। क्योंकि कहाँ दुनिया में कोई फाइटर जहाज़ एयरफोर्स बनाती नहीं है खुद। 192 मुल्क हैं दुनिया में, कोई एयरफोर्स नहीं बनाती। 12 के करीब मुल्क हैं तो दुनिया में फाइटर जहाज़ अपना बनाते हैं, लेकिन अपने का मतलब प्राइवेट कंपनियाँ। ठीक है। ये वाहिद एयरफोर्स है जो बनाती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारी रातों रात ये स्विच नहीं होता कि ये माइक माइक भी मैंने बनाना हो ना, तो मैं रात को नहीं बना सकता, सुबह उठूंगा माइक बिल्कुल। की कॉपी कर लूँगा। आपने ऐसा ऐसा चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें तो जहाज़ के अंदर सैकड़ों हज़ारों जी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल। होती हैं, सेंसर्स होते हैं, रेडार होता है, इंजन होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी तकरीबन 60-40 की है। 60% हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, 40% हमें इंजन है, जैसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है रशिया से। ठीक है। तो हमारी लॉन्ग टर्म में तो ज़ाहिर होगी कि हम हर चीज़ यहाँ बनाएं, लेकिन पहले आप नियत करें। कल कल कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 20-40 साल पहले कि हम इंडिपेंडेंट जहाज़ बनाएंगे, नहीं सिर्फ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। हमारा जहाज़ सबसे बड़ा नंबर 1 JF-17 थंडर की क्या एडवांटेज है? हमने होम ग्रोन है, हमारे लिए तो पहली बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर दुनिया जब खरीदती है तो देखती है इसी रेंज में और कौन सा जहाज़ है। नंबर 2, मोस्ट रिलायबल। रिलायबल क्या, बैटल प्रूवन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कॉम्बैट प्रूवन है, यानी उसने साबित किया है। और फिर रिलायबल हम हैं सैंक्शंस वगैरह से हट के, जैसे दूसरे मुल्क यूरोप और अमेरिका करता है कि हालात ख़राब हुए तो आपके पार्ट्स रोक देंगे, हम वो नहीं करेंगे किसी के साथ। तो ये जो मुल्कों ने जिससे लिया है वो एक हाई एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी भी होता है। और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जहाज़ 5-7 साल नहीं होते, 40-40 साल तक ये सर्विस में रहते हैं। अगर कोई मुल्क जहाज़ खरीद लेता है तो आप सोचिए, आप ये बायलैटरल अपग्रेड आपके होते रहते हैं सर बीच में? अपग्रेड होते रहते हैं। वेपन्स अपग्रेड होते रहते हैं, एग्जैक्टली, और मेंटेनेंस होती रहती है, अपग्रेड होते रहते हैं। तो 40 साल तक आपका बॉन्ड बन जाता है बिजनेस का, मिलिट्री का, बाद में इकोनॉमिक दूसरा भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ एक कोलैबोरेशन हो जाती है अपने दूसरे मुल्कों के साथ, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इसमें सर एडिशन एक ये कर दें कि कितने जो है वो हम सालाना ये आगे सेल कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन होती है, या हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं, आगे? ये तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो अभी तकरीबन 18 के करीब जहाज, 16 से ठीक है, 18 हम जहाज पर ईयर बना रहे हैं। बना रहे हैं। लेकिन जितनी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड पे प्रेजेंट ठीक है। चंद सालों के अंदर, तो हम इसको जल्दी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करेंगे, ये ओके। करेंगे। और जाहिर है जब एक इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से, इटसेल्फ आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है कि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाएं, ज़्यादा मशीन लाइनिंग, मशीनें, असेंबली लाइन बढ़ा दें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा दें। तो ये होता डिपेंडेंट है कि जब दूसरे मुल्क हमें कहेंगे, जितना ऑर्डर करेंगे हम उतनी कैपेसिटी। लेकिन रातों रात फिर भी नहीं होती। मैं आपको राफेल की मिसाल दे जी देता जी। हूँ। राफेल दुनिया का मशहूर 13 जहाज़ बनाता था आज से 3 साल पहले तक, साल के 13 ओनली। फिर वो 18 पे लेके गए पिछले साल, और अब कह रहे हैं कि अगले साल वो 24 पे लेके जाएंगे राफेल। हम्म। तो राफेल जैसी कंपनी, फ्रांस की सीजन टेस्टेड है पूरी दुनिया की वो कंपनी, वो भी 20-22 जहाज़, अभी भी 18 बना रही है। तो उसके मुकाबले में हम ऑलमोस्ट सेम जहाज़ बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम। पहले सब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास कौन सा, एयरफोर्स के पास कौन सा ऐसा मिसाइल है जो कि ज़मीनी मार के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जिसका? हमारा लेटेस्ट अभी तैमूर अच्छा। एक मिसाइल है, और हमारे पास एक बाबर सीरीज़ लॉन्च हो रही है अभी, जो प्रोसेस में है, उसकी अपग्रेडेशन हुई है। तैमूर भी एंटी सर्फिस भी है, एंटी शिपिंग भी है। अच्छा। हमारे एंटी शिपिंग और मिसाइल्स भी हैं जो बुनियादी तौर पर ऑलमोस्ट
इतने डिस्टेंस पर कर देते हैं कि दुश्मन उसके पहुंचने से पहले हमारे स्ट्राइक करेंगे। इंडिया के पास भी बहुत है, स्टॉर्म शैडो उनके पास है, राफेल पे लगता है, वो बहुत जो उन्होंने भावलपुर के खिलाफ हमारे इस्तेमाल किया था जी और जी मुरीद के खिलाफ इस्तेमाल किया था। लेकिन लेट इट बी क्लियर कि पाकिस्तान में सिर्फ एक वेपन से नहीं जीतते आप। आपने एक नेबलिंग इन्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा ना, आपने हवा में भी लड़ना है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शूट केबिलिटी इस वक्त हमारे पास है। वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हमने जो एक मारा है, जो फारदेस्ट रेंज पे मारा है, वो 198 किलोमीटर पे मारा है अच्छा। हिंदुस्तान का, विच इज़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। तो ये राफेल की कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त हमारे जो हमारा J10C है, उसकी कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। फिर अपग्रेड जो हमने ब्लॉक 3 किया है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, उस पर भी PL-15 लगता है, यही मिसाइल लगेगा इंशाल्लाह, लग रहा है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत है। तो हमारा फ्लीट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हवा में, एयर कॉम्बैट में हमारा एज है उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, और वही हमने साबित भी किया। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो है वो हम सवाल लेके आते रहेंगे और ज़रूर, उम्मीद है आप हमें वक्त देते रहेंगे ऑलवेज, और हम जो है अपनी नाजरीन को जो है ना ये आगाह करते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेयर। थैंक यू मैर, थैंक यू।